एक व्यापारी ने अपना माल लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 171 रुपए में बेचा। लागत मूल्य क्या था, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 171, यानी सीपी पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस है 171, मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, तो जितना कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया, x%। ये गिवन है, कहां पे दिया हुआ है कि लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, x%। हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो P की वैल्यू निकालेंगे, P किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस यानी x का x%। तो परसेंट हटाएंगे तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। P की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² बाय 100। ठीक है, तो P की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस x² बाय 100, और SP सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 171। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम ऑप्शन से उठाते हैं आसान वैल्यू 70 और 90। ठीक है ना, सबसे पहले मैं 70 उठाता हूं, 70 को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x की वैल्यू मैंने 70 रखी, तो यहाँ 70, और x² की जगह मैं रखूंगा 70 का स्क्वायर यानी 4900। डिनोमिनेटर में क्या है, 100, और किसके इक्वल है, 171 के। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 70 और 49 कितने होते हैं, 119, जो 171 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब मैं 90 रख के देखता हूं, तो 90 रखा एक्स की जगह, प्लस 90 का स्क्वेयर यानी 8100, डिनोमिनेटर में क्या है, 100, इज इक्वल टू 171। अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 81 और 90 कितने होते हैं, 171, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मतलब जो 90 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर इज इक्वल टू 56% ऑफ द प्रिंसिपल, कि 7 साल का साधारण ब्याज अगर मूलधन का 56% है, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, यानी टाइम पूछा है कि कितने समय बाद यह है हमारे मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया जो मूलधन है वो 100 रुपए है, 100 रुपीज मान लिया। ठीक है ना, तो 7 साल का यानी 7 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 56% है। तो 100 का 56% कितना रहेगा, 56 रुपए। ठीक है, और एक वर्ष यानी 1 ईयर में कितना ब्याज होगा, 56/7 इज इक्वल टू 8 रुपीज। एक साल का ब्याज कितना आ गया, 8 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल अमाउंट में लगता है। ठीक है, अब पूछा कितना गया है, कितने समय में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है, 10। मूलधन हमें गिवन है 10, तो हम सॉरी, मूलधन हमें 100 दिया हुआ है, हमें इसको 100 के इक्वल करना है, यानी 8 को किससे गुना करूं कि मेरे पास 100 आ जाए, तो वो वैल्यू है 12.5। ठीक है ना, 8 को अगर मैं 12.5 से गुना करूं तो मेरे पास 100 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें इसको 12.5 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं 12.5 से गुना करता हूं तो मेरे पास 12.5 क्या आएगा, वर्ष, यानी 12.5 साल में जो ब्याज है वो 100 के इक्वल हो जाएगा, मतलब मूलधन के इक्वल आ जाएगा। तो 12.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 12 साल और 6 महीने, यानी 12 ईयर एंड 6 मंथ। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 11 और 19 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11 और 19 के अनुपात में है, मैंने इनका नाम रख दिया ए और बी। ए और बी दो संख्याएं हैं जो 11 और 19 के अनुपात में है। इनमें जब सात 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 दोनों तरफ घटाया जाता है तो हमें जो रेशियो मिलता है वो 5:9 होता है। ठीक है, कितना घटाया जाता है, 7 दोनों तरफ से। ठीक है,
देखिए ये तो था गिवन डिफरेंस कि 7 दिया हुआ है, अब एक्चुअल डिफरेंस निकालें कि 11 - 5 कितना होगा 6, और यहाँ पे 19 - 9 कितना होगा 10। ठीक है, ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, इस डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 10, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 18। अब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, 11 और 10 का जो डिफरेंस है वो 1 है, और 19 और 18 का डिफरेंस क्या है 1। अब हमारा डिफरेंस जो है वो इक्वल हो गया है, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया हुआ था 7, यानी हमारा जो एक यूनिट है वो किसके इक्वल आया 7 के। और स्टेटमेंट में लास्ट में पूछा क्या है, वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्याएं शुरू वाली संख्याएं हैं, वो कितनी थी 11 और 19, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 यूनिट। तो हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 8 × 7 यानी 56। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है ओ। ठीक, क्या बोला गया है कि एक वृत्त की जीवा, यानी ये जीवा है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, यानी पूरी जो लंबाई है ए बी की वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। यह वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब देखिए ये केंद्र है, केंद्र से मैं जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सेंटर से जो लाइन जीवा के ऊपर या कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या करती है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट मीटिंग पॉइंट है सी, तो ए सी बराबर आ जाएगा सी बी के, और पूरी ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो मतलब ए सी और सी बी किसके इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के। तो ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, सी बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए, त्रिज्या मतलब ए ओ की लेंथ। तो ट्रायंगल ए ओ सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए ओ की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ जो परपेंडिकुलर है 5 उसका स्क्वायर प्लस जो बेस है 12 उसका स्क्वायर, राइट। तो परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे कितना 144 और 25 को ऐड करेंगे 169 स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ठीक है ना, तो 13 क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यदि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3, 7 और 8 है और उनके वर्गों का योग 7808 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तीन जो संख्याएं हैं उनका रेशियो कितना दिया हुआ 3, 7, 8, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैं नंबर मान लेता हूं। जो हमारे नंबर हैं वो क्या है 3x, 7x और 8x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके इन तीनों नंबर के वर्ग का सम कितना है 7808, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर 7x का स्क्वायर करेंगे, फिर 8x का स्क्वायर करेंगे, तो इन तीनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल है 7808। ठीक है ना, तो इनको सोल्व करेंगे 9x² प्लस 49x² प्लस 64x² दैट इज इक्वल टू 7808। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 122x² दैट इज इक्वल टू 7808। ठीक है, तो ये 122 से सीधा कट जाएगा 64, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब हमसे पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए x की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास तीन संख्याएं ये हैं, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है 3x। तो x की वैल्यू कितनी है 8, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 8, 3 × 8 यानी 24। तो सबसे छोटी जो संख्या आ गई वो है 24। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कि ए बी और सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमें बताइए ट्रायंगल का टाइप क्या है। ठीक है, तो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी क्या है वर्टिसेस और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अगर किसी लाइन की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो जिसके कोऑर्डिनेट दिए हो तो उसका फॉर्मूला है
अंडर रूट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट उनके डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, उनका सम। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं शुरू में ए बी की लेंथ निकालता हूं। ए बी की लेंथ क्या है, अब ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अंडर रूट अंदर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और 3 इसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट है 2 और 4 इनके डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 3 किसके इक्वल होता है, -2 के, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 4 - 2 के इक्वल होता है इसका स्क्वायर 4। अब देखिए ये वन, ये मैंने जो 1 - 3 लिखा है, आप 3 - 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √8। अब निकालते हैं बीसी। बीसी के लिए बी ये है और सी ये है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4, 3 4 का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट है 4 और 1, 4 - 1 का डिफरेंस जो है उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 4 माइनस का 1 उसका स्क्वायर 1 प्लस 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास आ गया √10। बीसी की वैल्यू क्या आ गई, √10। अब एसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एसी एसी ए ये रहा और सी ये है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 4, 1 और 4 का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 1, 2 - 1 फिर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 1 - 4 किसके इक्वल होता है, -3 के, और -3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के, प्लस 2 - 1 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर भी जो एसी की वैल्यू आई है √10 आई है। तो आप देख सकते हो AC इक्वल है BC के। तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन A - B की वैल्यू 1/2 दी हुई है और कोस A + B की वैल्यू 1/2 दी हुई है। देखिए साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, और कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, ठीक है ना। कोस 60 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए साइन A - B हाफ है, तो मतलब A - B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A - B की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से A + B की वैल्यू क्या आई फिर 60 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये माइनस का B प्लस के B से कैंसिल हो जाएगा। तो 2A किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। और यहां से A की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री। अब A की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में तीन अंक है, एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग कितना है 18, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी संख्याओं में 3 3 अंक हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जिनका योग कितना है 18। आप चेक करिए एक बार, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 3 और 9 12, 12 और 6 18, ठीक है। मध्य अंक अन्य दो के योग के बराबर है। तो बीच वाला जो नंबर है वो अन्य दो के बराबर है। तो हम चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में चेक करता हूं, बीच वाला कितना है 8, और पहला और तीसरे का सम कितना हुआ 10। तो 8 10 के बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी में देखिए, बीच वाला नंबर कितना है 9, और पहला और चौथे का जोड़ कितना हुआ वो भी 9। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। सी में देखिए, बीच वाला नंबर है 8, जोड़ कितना है पहले और तीसरे का 10। तो 8 10 के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत। डी में देखिए, बीच वाला जो नंबर है वो है 9, पहले और तीसरे का जोड़ कितना है 9। तो डी ऑप्शन हमारा हो सकता है। बी और डी में से हमारा आंसर है। तो हम स्टेटमेंट में आगे पढ़ते हैं, यदि संख्या के अंकों को उलटने पर उसमें 297 की वृद्धि हो जाए तो संख्या क्या है। यानी अगर मैं बी ऑप्शन को लूं तो अभी कितना है 495, इसके अंक बदलूंगा तो 5 9 4 हो जाएगा।
बीच वाले की तो पोजीशन सेम रहेगी, पहले जहां 5 था वहां 4 आ जाएगा, जहां 4 था वहां 5 आ जाएगा, डिफरेंस कितना आया 99, डिफरेंस आना कितना चाहिए 297। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, बचा कौन सा डी, तो डी हमारा सही आंसर। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, नंबर कितना है 396, ठीक है। इसके मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं तो बदलूंगा तो 693, डिफरेंस कितना 13 माइनस 6 7, 8 माइनस 9 एक कॉमन लेंगे तो 18 माइनस 9 9, और यहाँ 5 बचा, 5 माइनस 3 2, 297। तो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 136 मीटर और 185 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ट्रेन वन, और ये दूसरी ट्रेन है, ट्रेन टू, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, जिसकी लंबाई 136 मीटर और 185 मीटर है, ठीक है। उनकी स्पीड दी गई है 70 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर। मिलने के क्षण से कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे, या मतलब स्पष्ट की जगह आप याद रखिए कितनी समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, ठीक है ना। तो पार करते वक्त वे एक्चुअल में किसको कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगी, अपनी खुद की डिस्टेंस को कवर करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आया 136 प्लस 185, ठीक है। किसके इक्वल आ गया 6 और 5 11 1, फिर 8 और 3 11 2, 8 और 3 11 और 1 12, 321 मीटर टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेंगी, वो कितना करेंगे 321 मीटर। स्पीड चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की ऐड हो जाएगी, 65 प्लस 70, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई 135 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है क्योंकि हमें निकालना क्या है टाइम, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 135 को गुना करूंगा 5/8 से 18 से, ठीक है। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 75/2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या आई है 75/2 मीटर पर सेकंड, यानी 75 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करती है दोनों ट्रेनें, 2 सेकंड में, ठीक है ना। हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करवाना है 321, तो 75 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, 1 मीटर की डिस्टेंस 2/75 सेकंड में, और 321 मीटर का डिस्टेंस 2/75 गुना 321, ठीक है। 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 0 7, और यहाँ पे 25, तो हमारे पास क्या आ गया 214/25। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा 4 से गुना करूंगा, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 856, और नीचे क्या आ गया 100, तो ये किसके इक्वल आया 8.56 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये एक हेक्सागन दी हुई है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसकी साइड कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, सभी साइड्स क्या है 5, राइट। अब करिए क्या, इनके जो वर्टिसेस हैं उनको मिला दीजिए, ऑपोजिट वर्टिसेस। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनी 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल बनी है, 6 ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया दैट इज इक्वल टू √3/4 a², ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है √3/4, a की वैल्यू 5 दी गई है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो साइड है इसकी भी 5 वैल्यू है, इसकी भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना। तो एरिया क्या है √3/4 a का स्क्वायर यानी 5 × 5, ठीक है। ये आ गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। हमें निकालना है हेक्सागन का एरिया, हेक्सागन का एरिया, ठीक है। वो किसके इक्वल है, वो जितनी भी ट्रायंगल है सबके एरिया के इक्वल। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है उसको मैं ए से डिनोट करता हूं, तो टोटल ट्रायंगल कितनी है 6, तो हेक्सागन का एरिया कितना आ गया 6a, वो किसके इक्वल आ जाएगा 6 टाइम ऑफ ए की वैल्यू की है कितनी है √3/4 × 5 × 5, तो
2 से काटेंगे 3 और यहां से 2 से काटेंगे 2, तो हमारे पास कितना आ गया, पंजू पंजू 25, 25 दिए 75 इंटू अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से भाग करने पर एक शेष बचता हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो शेषफल बच रहा है उसको संख्याओं में से घटा लेता हूँ। तो ए ऑप्शन में जो संख्या है वो कितनी है, 1041, एक घटाऊंगा तो बचेगा 1040। बी ऑप्शन में क्या है, 1091, एक घटाऊंगा 1090। सी ऑप्शन में 1001, एक घटाऊंगा तो पूरा 1000, ठीक है। और डी ऑप्शन में 1020, एक सॉरी 1021, एक घटाऊंगा तो 1020, ठीक है। अब अब जो ये संख्याएं आई हैं ये पूरी तरह से 2, 3 और 5 से भाग होती हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए, जिस संख्या के एंड में 0 हो वो संख्या 2 और 5 से भाग होती है, ठीक है। तो अब हमें 3 के लिए चेक करना होगा। कोई संख्याएं 3 से तब भाग होगी अगर उनकी डिजिट का सम, यानी एक संख्या में डिजिट का सम अगर 3 से भाग हो जाए तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो मैं ए ऑप्शन में संख्या क्या आई है, 1040, ठीक है। इनके डिजिट का सम क्या रहेगा, 1 और 4 5 और 2 जीरो ऐड करेंगे तो 5, 5 3 से भाग नहीं होता, तो हमारा ए ऑप्शन गलत है। बी में देखूंगा 1090, डिजिट सम क्या है, 1 और 9 10, 10 और 2 जीरो 10, 10 भी 3 से भाग नहीं होता, तो बी भी गलत है। फिर 1000 में 1 और 3 जीरो 1, ये भी 3 से भाग नहीं होता, तो ये भी गलत। डी में देखिए 1 और 2 3, 3 में 2 जीरो जोड़ेंगे 3, 3 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ये ए है, ये बी है, जिनकी आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा, 10:7। 5 वर्ष बाद अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो पूछा है, वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हम एक्चुअल डिफरेंस निकाले, 5 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ 5, और 3 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ 4, जबकि जो एज है वो इंक्रीज इक्वल हुई है 5-5 साल, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 4 का। तो हमें किसी भी तरह से ये डिफरेंस इक्वल करना है, ठीक है। तो उसके लिए या तो हम पहला जो रेशियो दिया गया है उसमें चेंज करें, या दूसरे रेशियो में चेंज करें, या दोनों में भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो पहला रेशियो है 5 और 3 का, उनको 3 से गुना कर देता हूं। तो अब जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 5 × 3 15, और 3 × 3 9, ठीक है। और जो नीचे नंबर है 10 और 7, इनको मैं 2 से गुना करता हूं। तो अब नंबर कितने आ गए, 10 × 2 20, और 7 × 2 14। अब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस कितना आया, 15 और 20 का डिफरेंस कितना है 5, और 9 और 14 का डिफरेंस कितना है 5। यानी पहले जो एक्चुअल एज रही होगी वो 15 और 9 रही होगी, 5 साल बाद उनकी एज 20 और 14 हो गई। हमसे पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो डिफरेंस, ये वर्तमान आयु है, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद वाली है, तो जो प्रेजेंट एज है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 15 - 9 किसके इक्वल आ गया, 15 - 9, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। तो 36 बॉयज हैं और एक प्रोफेसर है, ठीक है। उनकी जो एवरेज एज है वो 18 ईयर है, 18 वर्ष। 18 वर्ष होने का मतलब क्या है, प्रोफेसर की एज भी आप 18 मान लीजिए, और हर एक बॉय की एज भी आप 18 मान लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, यदि प्रोफेसर को छोड़ दें तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। प्रोफेसर की उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रोफेसर को छोड़ दिया गया है, तो अगर मैं प्रोफेसर को छोड़ दूं तो ये 18 साल तो प्रोफेसर के अलग हो जाएंगे, प्लस अब जो 36 बॉय का शुरू में जो एवरेज था वो क्या था 18, हर एक बॉय 18 वर्ष का था।
अब जो एवरेज हुआ है वो 17 वर्ष हो गया है, यानी बॉयज की एज 18 से कितनी हो गई, 17, यानी एक बॉय पे एज कितनी घटी है, 1 वर्ष। टोटल बॉयज कितने हैं, 36। ठीक है, तो कितनी एज घट गई, 36। ये 36 एज क्यों घटी है, क्योंकि प्रोफेसर क्या है, जो ग्रुप था जिनका एवरेज 18 था उससे हट गया है, ठीक है ना। तो प्रोफेसर के खुद के 18 साल और ये जो 36 घटे हैं वो भी प्रोफेसर की एज में जुड़ जाएंगे, जिससे हमें एक्चुअल एज मिलेगी। तो एक्चुअल एज कितनी हो जाएगी, 54। तो प्रोफेसर की जो एक्चुअल एज है वो कितनी है, 54। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल मेजर ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज, यानी एक त्रिभुज में कोणों का कुल माप कितना होता है। देखिए इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, उसके जो एंगल होते हैं तीनों, तीनों का जोड़ यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ किया, सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, मैंने मान ली आर, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने एक वृत्त यानी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। गिवन क्या है कि जो आयताकार है यानी आयत है उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, यानी वृत्त की, सॉरी, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3/5 यानी 3/5 टाइम है सर्कल की रेडियस के, ठीक है ना। ये गिवन है। अब आगे क्या कहा गया है, वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के दोगुनों के बराबर है। तो मैंने एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर लिया यानी वर्ग, और मैंने इसकी एक साइड ए मान ली तो दूसरी भी ए रहेगी। तो बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये भी गिवन है। फिर है जिसका क्षेत्रफल 3025 है, यानी ये जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना दिया हुआ है, 3025, ठीक है। जो 3025 है ये 55 का स्क्वायर होता है, तो यहां से मुझे, और एरिया में निकालूं स्क्वायर का वो ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3025। तो ए की वैल्यू क्या आई, 55, राइट, क्योंकि 55 का स्क्वायर 3025 होता है। तो मुझे स्क्वायर की साइड पता चल गई, तो यहां से मैं आर निकाल लूंगा। आर मेरे पास कितनी आ गई, 110, या फिर मैं इसको 2 × 55 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या दिया गया है, आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ किसके बराबर है, वर्ग की भुजा का 5वां हिस्सा है, यानी जो वर्ग है ए इसका 5वां हिस्सा है, यानी 1/5 ऑफ ए, ठीक है। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, फाइंड आउट कीजिए। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ की वैल्यू दी गई है 3/5 आर, आर की जगह मैं रखूंगा ये 2a, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख ली 2a, ए की वैल्यू 55 है, इंटू ब्रेड्थ यानी 1/5, 1/5 और ए की वैल्यू है 55, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 11, ये 5 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 × 6 यानी 121 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 × 6, 6 दूनी 12 और एक कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 726। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाए, और बी ने 10% पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपए जमा करवाए। 3 वर्ष के बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए ए ने, ए का रेट क्या है, 8%, और जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और अमाउंट जो जमा करवाई है वो है 8,000। बी ने रेट है 10% पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 6,000 रुपए बैंक में जमा कराई। तो हमसे पूछा है 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए के लिए निकालता हूं। देखिए जो ब्याज है, साधारण ब्याज हर एक साल इक्वल अमाउंट में लगता है, जितना फर्स्ट ईयर में लगा था सेकंड ईयर में उतना लगेगा, थर्ड ईयर में भी उतना लगेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में लगा है 8%, तो सेकंड ईयर में 8% जुड़ जाएगा, फिर थर्ड ईयर में 8% जुड़ जाएगा, तो 3 साल का
SI कितना हुआ 3 ईयर का, टोटल रेट कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, यानी 24%, परसेंट हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, किसका 8,000 रुपए का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 अट्ठे 192 और 1 जीरो, यानी 1920 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, किसके लिए, बी के लिए। अब देखिए बी का जो रेट है वो 10% है। ठीक है, फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10% और थर्ड ईयर भी 10%। अब ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल एक जैसा नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन के साथ साथ जो ब्याज होता है उस पे भी ब्याज लगता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट परसेंट निकालेंगे। तो 10 और 10% का इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो 10% और 10% के लिए निकाल रहा हूं 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21%। अब ये जो 10 बचा हुआ है इसका और 21% का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 31 प्लस 21 बटे 10 यानी 2.1, तो ये आ जाएगा 33.1। ठीक है, तो अब ये जो रेट आया है ये इक्विवेलेंट रेट आया है 33.1%। राइट, अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा 33.1%, परसेंट का मैं 100 लगा देता हूं, इंटू किसका रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने राशि जमा करवाई है यानी 6,000 रुपए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये जो डेसिमल डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो और हो जाएगी, इससे ये कैंसिल। तो 331 को 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6 कम 6, 6 तिया 18 और एक कॉमन 6 तिया 18 एक 19, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें निकालना है दोनों का डिफरेंस, तो 1986 माइनस 1920 तो कितना आएगा 66। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 9:5। ठीक है, यदि व्यक्ति का आय 27,000 रुपए है तो बचत ज्ञात कीजिए। देखिए इनकम कितनी दी गई है 27,000, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 27,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। हमें निकालना क्या है बचत। बचत क्या होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो 9 - 5 करेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। हमें निकालना है बचत यानी सेविंग, वो कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 गुना 1 यूनिट की वैल्यू है 3,000, तो 4 यूनिट की आ जाएगी 12,000। तो बचत क्या है 12,000। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। एक किसान के घर में मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, उनके सिर की कुल संख्या यानी हेड की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या यानी लेग की कुल संख्या 138 है। पूछा है मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम मिक्सर एंड एलिगेशन के तरीके से सोल्व करेंगे। तो मैं मान लेता हूं जो ये 42 सर हैं ये किसके हैं मुर्गियों के हैं। अगर मुर्गियों के 42 सर हैं तो उनके लेग कितने हुए, एक मुर्गी के 2 होते हैं तो 42 के कितने हुए 84। तो मैं यहाँ पे 84 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा फिर से मैं मानता हूं ये जो 42 सर हैं ये बकरियों के हैं, तो एक बकरी के पैर कितने होते हैं 4, और टोटल 42 बकरियां हैं तो कितने हो जाएंगे 8 और 16 यानी 168। तो यहाँ पे टोटल पैर कितने हो गए 168। हमें दोनों का मीन कितना दिया हुआ है, हमें मीन दिया गया है 138। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो मुर्गी और बकरी की टोटल संख्या का रेशियो आएगा। तो हम डिफरेंस निकालते हैं 138 माइनस 84 कितना होता है 54, और 168 माइनस 138 ये कितना हो जाएगा 0.3, यानी ये आ गया 30। तो इसको काटेंगे 2 पे 15 और 27 यानी ये आ गया 15:27। तो ये किसका रेशियो आया मुर्गी और बकरी का। तो मैं मान लेता हूँ मुर्गी की संख्या हमें निकालनी है वो कितनी है 15x, और बकरी की कितनी है 27 की जगह 27x। तो टोटल जोड़ कितना होगा जितने हमें सर दिए गए हैं। ठीक है ना, टोटल ये जानवर कहीं
टोटल जो सर हैं, जितने सर हैं उतने ही टोटल जानवर हुए, तो वो किसके इक्वल हैं, 42 के। तो यहाँ से 15 और 27 कितने होते हैं, 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो एक्स की वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछा था मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी थी, 15x, यानी 15 गुना 1। तो ये आ गई हमारे पास 50। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी, ए बी और सी, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी त्रिभुज है, जिसमें बी आई और सी आई एंगल ए बी सी और ए सी बी के कोण समद्विभाजक है। यानी यहाँ पे दो हम एंगल बाई सेक्टर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों आई पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है ना। तो बी आई और सी आई क्या है, ए बी सी एंगल और ए सी बी एंगल के एंगल बाई सेक्टर, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। हमसे पूछा है बी ए सी, बी ए सी ये 45 डिग्री है, बी ए सी 45 डिग्री है, बी आई सी की वैल्यू निकालिए, यानी ये बी आई सी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बी आई सी की वैल्यू क्या रहेगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बी आई सी की वैल्यू रहेगी 90 प्लस ए बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे 90 प्लस ए की वैल्यू हमें दी हुई है 45, तो ये काटेंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 112.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश, यानी x मान लिया मैंने अंश और y मैंने मान लिया हर, यदि किसी भिन्न का अंश 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और हर 35% घटा दिया जाए, तो भिन्न कितना रहेगा, 3/15, ठीक है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न है वो x/y है। तो x का अगर मैं 30% बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 130%, यानी 130/100, ठीक है। और हर है वो अगर मैंने 35% घटा दिया तो बचा कितना, 65%। तो 65% का मतलब है 65/100, ठीक है। हर को मैंने अंश को मैंने बढ़ा दिया 30% और हर को मैंने घटा दिया। तो ऐसा करने पे जो हमें फाइनल भिन्न मिल रही है वो कितनी है, 3/15। मतलब भिन्न का जो मान है वो हमें मिल रहा है 3/15। हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। तो जो कैंसिल होता है उसको काट देंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 पे कटेगा 10, या फिर 65 पे काट देंगे, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, ठीक है। तो और यहाँ पे 3 एकम 3, 3/15। तो यहाँ से x/y की वैल्यू क्या आई, ये दो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं 4 लगातार विषम संख्याएं मान लेता हूं। मान लीजिए पहली x है, दूसरी क्या आएगी x+2, तीसरी क्या आएगी x+4 और चौथी क्या आएगी x+6। यानी पहली और दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी में डिफरेंस कितना है, 2 का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लगातार विषम नंबर लिखता हूं मैं, एक, एक के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। आप डिफरेंस देखोगे 2 का है सब में, ठीक है ना। ये डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो इसलिए जो ये नंबर है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। अब इनका जोड़ कितना दिया गया है, 160। तो मैं सभी नंबरों को जोड़ देता हूं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इज इक्वल टू 160। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चारों को जोड़ेंगे तो कितने x हो गए, 1 2 3 4, 4 तो x है, प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, इसके इक्वल आ जाएगा 160 के। तो यहां से 4x किसके बराबर आएगा, 12 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 160 माइनस 12 148, और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, 4 सते 28। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37, 37। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक संख्या को यानी पॉजिटिव नंबर को उसके वर्ग से घटा दिया जाए तो हमें 812 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जो संख्या है वो x है,
x को उसके वर्ग से घटा देंगे यानी एक्स स्क्वायर से घटाएंगे तो हमें 812 मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x कॉमन लूं तो एक संख्या x आ गई, दूसरी संख्या कौन सी आई, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, x मैंने बाहर ले लिया तो x-1, यानी x और x से एक कम ये दो नंबर आएंगे जिसकी गुना क्या है 812। ठीक है, तो हमें पता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करता हूं तो 25 जो पहला नंबर है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है, अगर मैं x की वैल्यू 25 मानता हूं तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा 25 माइनस 1 24, तो 25 का स्क्वायर ही 625 है जबकि एक्चुअल नंबर 812 है। तो ऑप्शन ए गलत, अगर ए गलत है तो बी भी गलत क्योंकि ये तो और भी छोटा है। तो मैं 27 लेके देखता हूँ, 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 होता है, ये भी 812 से कम है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, तो ये हमारा सही आंसर है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आ गई 29, और दूसरा नंबर क्या रहेगा 29 माइनस 1 28, इनकी दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 812। तो हमसे पूछा गया था संख्या क्या है, तो संख्या आ गई 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके नंबर दिए गए हैं 3 8 13 18 23। ठीक है, और इससे आगे सीरीज बढ़ रही है। ठीक है ना, सीरीज क्या है 3 8 13 18 और 23, ये आगे तक है। हमें 50वां पद निकालना है। देखिए किसी भी पद को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमें निकालना है 50वां पद, ए 50 किसके इक्वल आएगा, ए क्या होता है पहला नंबर, वो किसके इक्वल है 3 के, प्लस एन की वैल्यू यानी कितने पद निकालने हैं, तो एन की वैल्यू है 50, माइनस कौन सा पद निकालना है वो एन की वैल्यू होती है -1, डी क्या होता है डिफरेंस, 3 और 8 का डिफरेंस 5, 8 और 5 8 और 13 का, 3 और 8 का डिफरेंस 5, 8 और 13 का 5, ये सारा डिफरेंस 5 5 का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 3 प्लस 50 माइनस 1 49, 49 पंजे 245, तो 245 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 248। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1521 बटे 1849 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखिए जो 1521 होता है, जो ये 1521 है वो 39 का स्क्वायर है, राइट, और 1800 जो 49 है वो 43 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1521 की जगह लिखा मैंने 39 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1849 की जगह लिखा 43 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 39 बटे 43, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, उसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये नाम रख लिया ए बी सी डी। ठीक है, और सेंटर का पॉइंट क्या है ओ। तो हमें दिया गया है कि विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ए सी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और बीडी की लंबाई है 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं यानी काटते हैं, यानी ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है। तो AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी OA की, यानी AC की वैल्यू 10 है तो OA की वैल्यू कितनी आएगी 5, OC की वैल्यू भी 5। उसी तरह BD की वैल्यू 8.2 है तो BO की वैल्यू 4.1 और ये भी 4.1। ठीक है, ये जो चार त्रिभुज बन रही है, 1 2 3 4, ये चारों क्या है सेम है, इन चारों का एरिया इक्वल है। तो मैं कोई एक ट्रायंगल, क्योंकि हमें क्या करना है पूरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं किसी एक ट्रायंगल को ले लेता हूं, ए ओ डी को मैंने ले लिया, ए ओ डी को मैंने लिया है, इस ट्रायंगल में मैं एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ए ओ डी किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर यानी
ये लंबाई 5 और बेस कितना है 4.1। ये आ गया हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया। हमें पूरा रेक्टेंगल का निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल कितनी है 4, 4 से गुना कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 4 टाइम ऑफ 1/2 5 इंटू 4.1। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 को 4.1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए क्या है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला होता है मैन पावर इनटू डे बाय कितना काम है। ठीक है, इक्वल होता है एम डी बाई डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में मैन पावर कितनी है 15 आदमी, यानी M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 गुना दिन कितने लग रहे हैं 30, और 15 आदमी 30 दिन में कुछ ना कुछ काम करते हैं तो मैंने उसको मान लिया W1। ठीक है, फिर है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मैन पावर कितनी है 20 यानी M2 की वैल्यू कितनी है 20। D2 यानी हमसे पूछा है कितने दिन में काम पूरा होगा, सेम काम पूरा करना है तो D2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और सेम काम पूरा करना है तो पहले काम कितना था W1, और फिर दूसरे कंडीशन में भी काम कितना रहेगा W1, यानी W2 की वैल्यू क्या है W1। तो इसको भी मैं W1 लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15 तिये 45, 45/2 D2 हमारे पास आ गया 15 तिये 45 और डिनोमिनेटर में 2 यानी 22.5 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। ठीक है ना, इस नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फ्रैक्शन में अगर नंबर दिए हो हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में कौन कौन से नंबर हैं 2, 16, 32 और 54। डिनोमिनेटर में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर वाले नंबर 9, 81, 117 और 189। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नीचे एलसीएम निकालूं तो उसमें काफी समय लगेगा तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, हम एचसीएफ निकालते हैं ऊपर वाले नंबर का। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2, 16, 32 और 54 में कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन रहेगा 2। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है और बाकी के 3 नंबर 2 से भाग होते हैं, तो 2 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। तो 2 के बटे में कोई ना कोई नंबर है, तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमिनेटर में 2 दिया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है और सी की आयु की आधी है, यदि इनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, मैंने मान लिया बी की आयु एक्स है, एक्स वर्ष। तो ए की आयु क्या है बी की आयु का 3 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी 3x। और ए की आयु का, ए की जो आयु है वो सी की आयु से क्या है आधी। अगर ए की आयु 3x है वो सी की आयु की आधी हुई तो इसका मतलब सी की आयु 6x है। ठीक है, और क्या दिया गया है यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, मतलब तीनों की एज को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 120 वर्ष। मुझे ए की आयु फाइंड आउट करनी है, यानी 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालूंगा 3x और एक 4x और 6x यानी 10x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, जीरो से जीरो कैंसिल 12, x की वैल्यू 12 आ गई, वो 3x में पुट करेंगे तो a की जो एज आएगी 3x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 12, 12 तिये 36। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है, यानी 20 लीटर में चलती है वो 150 किलोमीटर, 30 लीटर में वह कितनी दूरी जा सकती है। देखिए 20 लीटर में वो चलती है 150 किलोमीटर, 10 लीटर में वो चलेगी 150 का आधा हो जाएगा 75 किलोमीटर, और 30 लीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 75 इंटू 3 यानी 10 का 3 गुना 30, तो 75 का 3 गुना कितना हो गया 225 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्यूटिशियन की आय में उसका वेतन और उसकी सेवाओं के लिए मिलने वाली टिप शामिल है।
टिप शामिल होती है किसी विशेष सप्ताह के दौरान। यदि उसकी टिप उसके वेतन का 5/4 हो 5/4 थी, तो फिर उसकी आय का कितना हिस्सा टिप से आया। देखिए, एक ब्यूटिशियन है जिसकी इनकम किससे होती है, सैलरी मिलती है प्लस टिप मिलती है, ठीक है। और किसी विशेष सप्ताह पर उसको जो टिप मिली है वो उसकी सैलरी का 5/4 है, ठीक है। सैलरी को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो टिप अपॉन सैलरी किसके इक्वल आ जाएगी, 5/4, यानी टिप 5 थी जब सैलरी 4 थी, ठीक है ना। सैलरी अगर 4 है तो टिप कितनी है, 5। और यहां से इनकम की वैल्यू कितनी आएगी, इनकम कितनी है, सैलरी प्लस टिप, यानी 5 + 4 9 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो उसकी आय का कितना हिस्सा टिप से आया, यानी टिप अपॉन आई की वैल्यू पूछी है, तो टिप कितनी है, 5। कब, जब इनकम हमारी कितनी है, 9। तो 5/9 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 के साथ 17वें का 2/5 हिस्सा 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए संख्या क्या है, x, ठीक है। उस संख्या के 3/5 यानी 3/5 यानी 3/5 इंटू 3/5 के साथ 17वां यानी 7/17 का 2/5 यानी 2/5 किसके बराबर है, 84 के। तो हमें फाइंड आउट करना है उस संख्या का 40%। अब देखिए संख्या क्या है, x का 40%, x का 40%, ठीक है। x का 40% का मतलब क्या हो गया, x इंटू 2/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x का 40% की का मतलब है x इंटू 2/5 यानी 2x/5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हो 2x ये x ये है और 2/5 ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 2x/5, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी को मैं क्या करता हूँ, उस साइड ले जाता हूँ। 84, 5 × 17, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 × 7, ठीक है। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 12×7 = 84, फिर यहाँ 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, 20 को 17 से गुना करेंगे तो 340 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो संख्या का हमें 40% निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर पॉट का लागत मूल्य 120 रुपए है, यदि दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, फ्लावर पॉट का कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपए है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लॉस है वो 5% है, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। अब लॉस क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो लॉस को हम वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 120 का 5%, 5/100, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5×2 = 10, 0, फिर 20 से काट देंगे 6, यानी 5% का मतलब आ गया 6 रुपए। हमने वस्तु खरीदी कितने की थी, फ्लावर पॉट 120 रुपए का, 6 रुपए लॉस में उसको बेच दिया, तो बेचा कितने का, 120 - 6, 114 रुपए का। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू राइट 1.85 हावर इन हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड। देखिए, सबसे पहले याद रखिए, 1 हावर में 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.85 हावर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 + 0.85 हावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 घंटा, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब बचा हुआ है इसको इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 0.85 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.85 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटूंगा 3, यहाँ पे 5, 5 से काटूंगा तो 17, तो यहाँ पे कितना आया, 17 दिए 51, 51 मिनट, ठीक है ना। तो 1 घंटा 51 मिनट हमारा आंसर आ गया, 1 हावर 51 मिनट। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू राइट 9.08 हावर इंटू हावर्स, मिनट और सेकेंड। अब देखिए, 9.08 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 0.08, ठीक है। तो 9 हावर ये कंप्लीट है, और ये पॉइंटों में दिए हुए हैं, ये भी क्या है, हावर, ठीक है। तो ये तो हम आंसर में लिख लेंगे।
तो 0.08 आवर को मैं 60 से गुना करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो 8 और जो पॉइंट डेसिमल हटाऊंगा डिनोमिनेटर में 100 आएगा, इंटू 60, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8×6 = 48, डिनोमिनेटर में 10 है तो 4.8। ये क्या है, 4.8 मिनट है। तो 4.8 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 4 + 0.8 मिनट, ठीक है। ये कंप्लीट मिनट है, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.8 मिनट को अगर मैं 60 से गुना करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो 8 डेसिमल को हटाऊंगा 10 इंटू 60, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 8×6 = 48 सेकंड। तो हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 9 आवर 4 मिनट 48 सेकंड। 9 आवर 4 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग ग्राफ शो द प्रॉफिट मेड बाय 3 कंपनीज ए बी एंड सी। ये जो ग्राफ है 3 कंपनियों का है जिन्होंने 6 साल में प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बेस्ड ऑन द ग्राफ। क्वेश्चन क्या है, फॉर विच 2 ईयर, किन 2 साल में वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द 3 कंपनीज आर द सेम, कि कौन से 2 साल में तीनों कंपनियों का प्रॉफिट बराबर है। तो मैं 2010 में चेक करता हूं, पहले कंपनी बता देता हूं कौन सी। जो नीले कलर की है वो ए कंपनी है, ये ए कंपनी है। रेड कलर में बी है, और जो ग्रीन कलर है वो है सी, ठीक है। अब प्रॉफिट देखते हैं, 2010 में कितना प्रॉफिट हुआ, 30 और 60 90 और 80 170, ठीक है। और यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां पे प्रॉफिट देखते हैं, 90 और 60 150 150 और 40 190। 2012 में प्रॉफिट देखते हैं, 40 और 60 100 100 और 120 220। और 2013 में देखते हैं, 60 और 70 130 130 और 90 220, ठीक है। और 2014 में कितना है, 50 और 60 110 और 70 180। और 2015 में कितना है, 120 और 100 220 और 80 300। तो कौन से 2 साल हैं जिसमें तीनों कंपनियों ने इक्वल प्रॉफिट किया है, तो वो है 2012 और 2013, ठीक है ना। 2012 और 2013, ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग टेबल शो द सैलरी इंसेंटिव एंड टैक्स पेड बाय ए फैक्ट्री और 5 ईयर 5 ईयर 1 2 3 4 5 ईयर, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेबल आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल इंसेंटिव। टोटल इंसेंटिव, ये जो टोटल इंसेंटिव है पेड ओवर 5 ईयर एज कंपेयर टू टोटल सैलरी, टोटल सैलरी ये वाली, ठीक है। तो इंसेंटिव का परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सैलरी, ठीक है। तो इंसेंटिव अगर मैं काउंट करूं तो देखिए, 6 और 8 14, 14 और 4 18 और 2 20, 0 2 कॉमन। फिर 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 0 फिर 3 कॉमन। 4 और 4 8 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, और ये डेसिमल आ जाएगा। तो इंसेंटिव कितना आ गया, 24, ठीक है। अब सैलरी काउंट करते हैं, 0 और 6 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 0 और 2 कॉमन। फिर 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, फिर 0 फिर 2 कॉमन। फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी सैलरी कितनी आई, 1200। तो हमें इन इन इंसेंटिव का परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। तो कैसे आएगा, 24/1200 और गुना 100 परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कितना परसेंट आ गया, 2%। तो ऑप्शन जो 1 है यानी ए है वो हमारा सही आंसर है।